बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to online system from the City College. My name is Dr. Yasir Khan, HOD of Biology Department. तो मौजूदा प्रिवेलिंग सिचुएशन को देखते हुए बेटा सिटी कॉलेज ने डिसाइड किया कि कुछ लेक्चर्स जो आपके ऑनलाइन होंगे। चैप्टर नंबर 17 मैंने आपको पढ़ाना है बायोलॉजी का, जो कि है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का। देखिए दो बातें हैं उसके अंदर, एक है कोऑर्डिनेशन और दूसरा है कंट्रोल। अगर लिटरल मीनिंग देखें ना आप, तो कंट्रोल का मतलब है काबू में रखना, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है रब्त में रहना। हम जो ह्यूमंस हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे सिस्टम मौजूद हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। एनिमल्स की बॉडी के अंदर ना वेरियस सिस्टम है, और जितने भी सिस्टम है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। जिसकी एक एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी, व्हेन यू आर इंगेज्ड इन एन एक्सरसाइज। उस वक्त आपका सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम काम नहीं करता, बल्कि आप देखते हैं उस वक्त आपका ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है, आपका हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका मतलब ये, आप जब रनिंग कर रहे हैं तो आपके मसल्स तो वर्किंग कर ही रहे हैं, आपका स्केलेटन तो काम कर ही रहा है, साथ में बाकी भी सिस्टम जो है वो काम कर रहे हैं। तो हम एनिमल्स की बॉडी के अंदर ना कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। अच्छा एक बात याद रख लें, कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको अंदाजा होगा कि इन केस ऑफ द एनिमल्स कोऑर्डिनेशन जो होती है वो दो तरह की होती है। एक तरह की कोऑर्डिनेशन को हम कहते हैं नर्वस, और एक तरह की कोऑर्डिनेशन को हम कहते हैं केमिकल। नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए हमारा जो सिस्टम है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए हमारा जो सिस्टम है वो है एंडोक्राइन सिस्टम है बाकायदा। जबकि प्लांट्स के अंदर अगर आप देखें तो प्लांट्स के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। तो चैप्टर नंबर 17 पढ़ाते हुए ना मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि पहले बच्चों को केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी हार्मोनल सिस्टम सारा, एंडोक्राइन सिस्टम सारा पढ़ाया जाए, और फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ाई जाए तो ज़रा इजी हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर आपको सामने जो हेडिंग दिखाई दे रही है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन की दिखाई दे रही है। अच्छा, केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर दो तरह की हेडिंग्स दी हुई हैं, एक है एक्सोक्राइन और दूसरा है एंडोक्राइन। इन दोनों को आपने फिलहाल इग्नोर करना है, एक ऑटोक्राइन और एक पैराक्राइन, ये एंटी टेस्ट की टर्म्स हैं। देखो एक है एक्सोक्राइन और एक है एंडोक्राइन। फर्स्ट ईयर अगर आपको याद हो ना, चैप्टर नंबर 12 के अंदर आपने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े थे। यहां पर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे वो तमाम ग्लैंड्स होते हैं जिनकी अपनी कोई डक्ट्स नहीं होती, दे आर द डक्टलेस ग्लैंड्स। अगर इनकी अपनी डक्ट्स नहीं है तो हाउ कैन दे सेंड देयर सिक्रीशन टुवर्ड देयर टारगेटेड सेल्स। तो हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये अपनी सिक्रीशन को ब्लड के अंदर भेजते हैं। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है दे आर द डक्टलेस ग्लैंड्स, जबकि एक्सोक्राइन के बारे में लिखा हुआ है कि ये अपनी सिक्रीशन को किसी भी सरफेस के ऊपर भेजेंगे। और दूसरी बात लिखी हुई है कि ये डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं। जैसे मैं फर्स्ट ईयर के अंदर आपको बताऊं तो हमारे जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। स्लाइवरी ग्लैंड इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। सेकेंड ईयर में आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ोगे। यानी अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ज्यादातर वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशन को रिलीज करवा रहे हैं, और उनकी सिक्रीशन में ज्यादातर एंजाइमेटिक सिक्रीशन है, एंजाइम्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर खुराक के डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहे हैं। जैसे कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर कोई हार्मोनल सिक्रीशन नहीं है, जूसेस मौजूद होते हैं। अच्छा, उनके कुछ स्पेशल नेम भी हैं। जैसे आपने पढ़ा कि स्टमक का जूस है जिसका नाम क्या था, गैस्ट्रिक जूस। हमारी ओरल कैविटी के अंदर जूस है जिसका नाम क्या है, उधर आपने पढ़ा स्लाइवा मौजूद होता है। ऐसे ही अगर आप देखें ऑनवर्ड तो आपने इंटेस्टाइन के अंदर पढ़ा था, इंटेस्टाइन के लेवल पर आपने पढ़ा था कि बाइल जूस आता है बाहर से, पैंक्रियाटिक जूस आता है बाहर से, इंटेस्टाइन का अपना जूस होता है जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इन तमाम के अंदर जितनी सिक्रीशंस आपको दिखाई दे रही हैं दे आर एक्चुअली द एक्सोक्राइन सिक्रीशंस, क्योंकि उनके अंदर क्या मौजूद है, एंजाइम्स मौजूद हैं। तो कुछ हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं,
Exocrine glands are all those glands which have the ducted glands. Exocrine glands are all those glands which have their own secretion. और ये अपनी secretion को किसी भी surface पर भेजेंगे और वहां पे जाके वो काम करेगी। जबकि endocrine glands वो तमाम glands होते हैं जिनकी अपने ducts हैं ही नहीं। अगर अपने ducts नहीं है तो how they send their secretion towards their target cells? They send their secretions via the blood stream. अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन है कौन सी? एक्सोक्राइन में तो मैंने आपको बता दिया कि एंजाइम्स हैं। एंडोक्राइन के अंदर जो सिक्रीशंस हैं वो हार्मोन्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमंस। 20 एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन के अंदर हार्मोन्स हैं। एक शॉर्ट तो यही है कि व्हाट आर द हार्मोन्स? हार्मोन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे आपने पढ़ा ना कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक है, जैसे आपने पढ़ा प्रोटीन ऑर्गेनिक है, जैसे आपने पढ़ा लिपिड ऑर्गेनिक है, जैसे आपने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड ऑर्गेनिक है, जैसे आपने पढ़ा एंजाइम्स ऑर्गेनिक है, जैसे आपने पढ़ा विटामिन्स ऑर्गेनिक है, बिल्कुल वैसे हार्मोन्स भी क्या है? ऑर्गेनिक है। अच्छा, जैसे आप एंजाइम्स के बारे में एक बात पढ़ के आए थे कि दे डू नॉट इनिशिएट द न्यू बायोकेमिकल रिएक्शन, बल्कि पहले से मौजूद ऑलरेडी रिएक्शंस को ये कैटालाइज करवाते हैं, स्पीड अप करवाते हैं। सेम वैसी बात लिखी हुई है कि दे डू नॉट इनिशिएट द न्यू केमिकल रिएक्शंस, रेदर दे रेगुलेट द रिएक्शंस। पहले से मौजूद होने वाले जो रिएक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करवाया जाता है। किन की मदद से? इन हार्मोन्स की मदद से। अच्छा, हार्मोन्स ऐसे हैं जो हमारी लॉन्ग टर्म चेंजेस को भी कंट्रोल करवाते हैं, हमारी शॉर्ट टर्म चेंजेस को भी कंट्रोल करवाते हैं। लॉन्ग टर्म चेंज कैसे है? जैसे आप देखो ग्रोथ, आप जो इस मौजूदा हालत में हो, आपकी हाइट जितनी भी है, फीमेल की बड़ी छोटी सी है, मेल की बहुत ज्यादा है, तो ये जो मौजूदा हाइट है, क्या आप इसी शक्ल के अंदर माँ के पेट से डिलीवर हुए? नहीं, इरिवर्सिबल चेंजेस आई और हम एक छोटे से साइज से अब मौजूदा साइज के ऊपर मौजूद हैं। तो ये बेसिकली क्या काम कोई एक दिन में हुआ है, 2 दिन में हुआ है? नहीं, कई सालों में हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म चेंज है। हार्मोन्स का काम क्या होता है? लॉन्ग टर्म चेंज को कंट्रोल करवाना। हार्मोन्स हमारी शॉर्ट टर्म चेंजेस को भी कंट्रोल करवाते हैं। जैसे आपने अपनी सराउंडिंग के अंदर देखा होगा, काफी सारे हमारे पास पेशेंट ऐसे हैं जो डायबिटीज के हैं, डायबिटिक पेशेंट है, शुगर के पेशेंट्स हैं। और जो शुगर का पेशेंट होता है, एक ऐसा शुगर का पेशेंट जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस का हो, उसे इंसुलिन चाहिए। आप देखते हो वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता है, फौरी तौर पे उसका शुगर लेवल क्या होता है? ड्रॉप हो जाता है। इसका मतलब है कि इंसुलिन इज एक्चुअली द हार्मोन, लेकिन ये वाला जो हार्मोन है वो यहां पर क्या कर रहा है? इंस्टेंट चेंजेस ला रहा है। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म चेंजेस को भी कंट्रोल करवाते हैं और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को भी कंट्रोल करवाते हैं। समझ आई बात? तो पहली बात ये है कि हार्मोन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं। दे डू नॉट इनिशिएट द न्यू बायोकेमिकल रिएक्शंस, रेदर दे रेगुलेट द ऑलरेडी अकरिंग रिएक्शंस, दे कंट्रोल द लॉन्ग टर्म चेंजेस एज वेल एज द शॉर्ट टर्म चेंजेस। अगला शॉर्ट है, हार्मोन्स को आप क्लासिफाई कर दें। ठीक है, तो इस स्लाइड के अंदर आपने एक्सोक्राइन के कॉन्सेप्ट को देखना है, एंडोक्राइन के कॉन्सेप्ट को देखना है, ऑटोक्राइन और पैराक्राइन को नहीं देखना। ये एंटीटेस्ट की टर्मिनोलॉजी है। इसके बाद अगर आप देखें, नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो हार्मोन है ना, ये टारगेट साइट के ऊपर पहुंच कैसे रहे हैं, ये भी एंटीटेस्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसको भी मैं यहां पर नहीं बताना चाह रहा। यहां पे आके मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऑन द बेस ऑफ नेचर हम हार्मोन्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं। हमारी बुक के अंदर ना हार्मोन्स को 4 तरीकों से क्लासिफाई किया गया है। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो स्टीरॉयडल नेचर के होते हैं, कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स हैं, कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो पॉलीपेप्टाइड नेचर के हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। मैं आपको उन तमाम को याद करने का तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहले आप देखें, नेचर ऑफ हार्मोन्स और अमाइनो एसिड के बारे में बताया गया है। अमाइनो एसिड को अगर आपने याद रखना है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला है 10, TEN। टी से क्या बनता है? टी से बनता है बेटा थायरोक्सिन। टी से क्या बनता है? थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन को हम T4 भी कहते हैं। ई और एन से जो हार्मोन्स के नाम बनते हैं ना, वो आपने पहले पढ़ रखे हैं। ई से बनता है एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन, और एन से बनता है नॉर एपिनेफ्रीन।
एन से क्या बनता है, नॉर एपिनेफ्रीन। अच्छा, इनके अदर नेम्स भी हैं। एपिनेफ्रीन को आप एड्रीनालीन भी कहते हो, एड्रीनालीन, और नॉर एपिनेफ्रीन को आप नॉर एड्रीनालीन भी कहते हो। आपको आगे जाके पता हो चलेगा कि ये हार्मोन्स एक्चुअली आ कहाँ से रहे हैं। अभी अगर आप ये बातें नोट करना चाहते हैं तो थायरॉक्सिन के बारे में याद रख लो कि ये हमारे थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन हमारे एड्रीनल ग्लैंड का हार्मोन है, एड्रीनल मेडुल्ला से रिलीज होता है, जिसे आप चैप्टर नंबर 15 में भी पढ़ के आए हो कि किडनी की टॉप के ऊपर, हर किडनी की टॉप के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसे हम एड्रीनल या फिर सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। तो वहां से उसके दो पार्ट हैं, एक उस एड्रीनल ग्लैंड का बाहर वाला हिस्सा होता है और एक अंदर वाला हिस्सा होता है। एड्रीनल ग्लैंड का जो बाहर वाला हिस्सा है हम उसे एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये वाला, ये कॉर्टेक्स है। और एड्रीनल ग्लैंड का जो अंदर वाला पार्ट होता है उसे हम एड्रीनल मेडुल्ला कहते हैं। ये जो एड्रीनल मेडुल्ला है, यहां से दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक का नाम एपिनेफ्रीन है और दूसरे का नाम क्या है, नॉर एपिनेफ्रीन है। तो बुक के अंदर जो हार्मोन्स को ऑन द बेस ऑफ नेचर क्लासिफाई किया गया है, उसमें कुछ हमारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर 10 फॉर्मूला से याद रखना है। टी से थायरॉक्सिन, जिसे एब्रीवेशन में हम T4 बताते हैं, और E से एपिनेफ्रीन और N से नॉर एपिनेफ्रीन। इसके बाद अगर आप देखें, ये हमारे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो गए। अब आ जाए P फॉर पॉलीपेप्टाइड। ये P फॉर पॉलीपेप्टाइड एंड P फॉर पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। हम सबसे पहले जिस एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ेंगे उसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स होते हैं, एक सामने वाला जिसे हम एंटीरियर कहते हैं, एक दरमियान वाला जिसे हम मीडियन कहते हैं, और एक जरा पीछे वाला जिसे हम पोस्टीरियर कहते हैं। ये जो पोस्टीरियर लोब होता है ना, उसके 2 हार्मोन्स हैं। उन 2 में से एक को आप चैप्टर नंबर 15 में पढ़ के भी आए हो, एक को आपने चैप्टर नंबर 18 में पढ़ा, दोनों ही चैप्टर आप पढ़ चुके हो। अच्छा, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का एक जो हार्मोन है उसका नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी जो पॉलीपेप्टाइड नेचर के हार्मोन्स हैं, आप उन्हें कैसे याद रखेंगे, आप उन्हें याद रखेंगे P फॉर पॉलीपेप्टाइड एंड P फॉर पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के जो 2 हार्मोन्स हैं वो पॉलीपेप्टाइड नेचर के होते हैं। उनमें एक का नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम क्या होता है, वेसोप्रेसिन। जबकि दूसरा हार्मोन आपने चैप्टर नंबर 18 में पढ़ा, ऑक्सीटोसिन। एक ऐसा हार्मोन है जो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी लेबर पेन को इंड्यूस करवाता है, उसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन और ADH ये दोनों ऐसे हार्मोन हैं जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के हैं, एंड दे आर द पॉलीपेप्टाइड इन नेचर। तो अब तक मैंने आपको नेचर ऑफ हार्मोन्स जो बताई वो 2 तरह की नेचर बता दी कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड नेचर के हैं। तीसरी कैटेगरी बता रहा हूं, एंड दे आर द प्रोटीन इन नेचर हार्मोन। जो प्रोटीन इन नेचर हार्मोन है उनको अगर आपने याद रखना है तो आप याद रख लें हमारे पैंक्रियाज के हार्मोन। यानी हमारी बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड ऐसे होते हैं जिनकी एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी होती है, एंडोक्राइन एक्टिविटी भी होती है। पैंक्रियाज उनमें से एक है। पैंक्रियाज की जब आपने एक्सोक्राइन एक्टिविटी पढ़ी थी तो वो फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी थी कि पैंक्रियाज का जूस होता है जिसे आप क्या कहते हो, पैंक्रियाटिक जूस। और उस पैंक्रियाटिक जूस में आपने एक्सोक्राइन एक्टिविटी क्या क्या पढ़ी है, वहां पे आपने एंजाइम्स पढ़े हैं कि पैंक्रियाज का एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। एक आपने पढ़ा था लाइपेज होता है, एक आपने पढ़ा था इसी तरह से ट्रिप्सिनोजिन होता है। ये इसकी एक्सोक्राइन एक्टिविटी है। जबकि पैंक्रियाज की एंडोक्राइन एक्टिविटी क्या है, पैंक्रियाज के 2 हार्मोन है, बड़े फेमस है, आपने बार बार पढ़े हुए हैं। एक का नाम है इंसुलिन और एक का नाम है ग्लूकागॉन। इंसुलिन, ग्लूकागॉन। तो प्रोटीन इन नेचर जो हमारे हार्मोन्स हैं उसमें एक है इंसुलिन और दूसरा क्या है, ग्लूकागॉन। ये प्रोटीन इन नेचर हार्मोन्स हैं।
आखिरी जो हमारी बुक के अंदर कैटेगरी बताई है ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ हार्मोन, वो है स्टीरॉयडल नेचर। ये आ गए स्टीरॉयडल नेचर। इनको अगर आपने याद रखना है ना तो आप याद रखें ETC से। फर्स्ट ईयर में आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी थी ना, ETC से। E से एस्ट्रोजन, T से टेस्टोस्टेरोन और C से कॉर्टिसोन। E से एस्ट्रोजन, C से टेस्टोस्टेरोन, T से टेस्टोस्टेरोन और C से कॉर्टिसोन। ये तीन ऐसे हैं जो स्टीरॉयडल हैं। इसके अलावा भी कुछ बताए हुए हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये भी आप पढ़ चुके हो चैप्टर 18 में। जैसे एल्डोस्टेरॉन होता है, इसे आपने चैप्टर नंबर 15 के अंदर पढ़ा था, जो कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करता है और एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम करवाता है। तो ये क्या है, हमारे स्टीरॉयडल इन नेचर हार्मोन्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया, इंतहाई इंपॉर्टेंट बोर्ड का शॉर्ट है कि क्लासिफाई द हार्मोन्स ऑन द बेस ऑफ देयर नेचर। कितनी बताई? 4। कौन कौन सी? कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, जिनमें मैंने याद करने का तरीका बताया 10 से। थायरोक्सिन, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन। फिर मैंने आपको बताया पॉलीपेप्टाइड नेचर, और मैंने कहा कि आपने याद रखना है कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड नेचर के हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से हैं? एक ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम क्या है? वेसोप्रेसिन। और दूसरा हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ये दोनों क्या है? पॉलीपेप्टाइड नेचर के हैं। फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी मैंने आपको बताई वो है कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन इन नेचर हार्मोन्स हैं। और प्रोटीन इन नेचर हार्मोन्स में मैंने कहा कि जो पैंक्रियास से आ रहे हैं, कौन कौन से? एक इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागॉन। फिर मैंने आपको बताया कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं हमारे जो स्टीरॉयडल नेचर के हार्मोन्स हैं। और स्टीरॉयडल नेचर के हार्मोन को आपने याद रखना है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। E से एस्ट्रोजन, T से टेस्टोस्टेरोन, C से कॉर्टिकोस्टेरोन या कॉर्टिसोन। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ मेंशन है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, जैसे एल्डोस्टेरॉन है। ये स्टीरॉयडल नेचर हार्मोन्स हैं। ये है बेटा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में बताया गया है कि जो टोटल एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो 20 हैं, जिन सब का ना यहाँ पर ब्रीफली कुछ का नाम ना सम अप करके लिखा गया है। जैसे हमारे पाइनियल ग्लैंड है, बाकी तमाम है, उनके यहाँ पर ना नाम लिखे गए कि एंटी टेस्ट डिटेल है। आपने इन सब के नाम नहीं याद रखने, जितने हमारी बुक में आपने उनको याद रखना है। सबसे पहले आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। पिट्यूटरी ग्लैंड लॉन्ग क्वेश्चन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में पिट्यूटरी ग्लैंड में से ज्यादातर जो लॉन्ग आया है वो उसके सिर्फ एंटीरियर लोब का आया है। समझ आई बात? तो इस वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे ही आप पढ़ते हो ना, सबसे पहले आपके माइंड में आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे फोर ब्रेन का हिस्सा है। चैप्टर नंबर 15 में आपने पढ़ा कि हम इसे थर्मोस्टेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज द सेंटर ऑफ द थर्मोरेगुलेशन। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को विद इन अ नैरो रेंज मेंटेन करवाने के लिए यही हाइपोथैलेमस होता है। अच्छा, हाइपोथैलेमस के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर काफी सारे स्टिमुलाई, जो नर्वस स्टिमुलाई होते हैं, दे आर ट्रांसफॉर्म इनटू द हार्मोनल रिस्पॉन्स। यानी 2 हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में ये कंसिडर किया जाता है कि दे आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इनसाइड द हाइपोथैलेमस। कौन कौन से हैं? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स है ना, उन दोनों के बारे में ये कंसीडर किया जाता है कि दे आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस। वो बनते ही हाइपोथैलेमस में। बाकियों के लिए यानी एंटीरियर लोब और मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए हाइपोथैलेमस या तो रिलीज फैक्टर भेजेगा या इनहिबिटरी फैक्टर भेजेगा, जबकि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के हार्मोन्स हाइपोथैलेमस इटसेल्फ खुद बनाता है। तो इस वजह से मेंशन किया गया है कि हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रीटरी एक्टिविटी, यानी यहां पर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हार्मोनल रिस्पांस यानी हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बताया गया है कि कुछ यहां से रिलीज फैक्टर जा रहे हैं, कुछ यहां से इनहिबिटरी फैक्टर जा रहे हैं। तो 2 हार्मोन्स ऐसे हैं जिनके बारे में यह कंसीडर किया जाता है कि इन्हें हाइपोथैलेमस खुद बना रहा है। बाकी ये कुछ रिलीज फैक्टर बताए गए हैं। सबसे ऊपर बताया गया GHRF, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, या जिसे आप SRF भी कहते हो। हमारी बुक में है सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। ये जो दूसरा है ना, ये हमारी बुक में नहीं है। ठीक है, ये एंटी टेस्ट की इंफॉर्मेशन है।
नीचे है TRF, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, फिर है CRF, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर, फिर है PIF, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर, और फिर नीचे हमारी बुक के अंदर जो बताया गया वो बताया गया GNRF, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। ये सारे फैक्टर कहाँ से आ रहे हैं? ये हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं। यानी हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट है और वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड है। अभी जब पिट्यूटरी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा। तो हाइपोथैलेमस ना पिट्यूटरी की तरफ सिग्नल भेजता है ताकि पिट्यूटरी ना हार्मोन को रिलीज करवाए, और वो सिग्नल किस शक्ल में है? या तो रिलीज फैक्टर की शक्ल में है या फिर इनहिबिटरी फैक्टर की शक्ल में है। तो ये हाइपोथैलेमस की कुछ इंफॉर्मेशन बताई गई है। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज द हाइपोफाइसिस सेरेब्री। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, इसकी अगर आप शेप को देखें तो हम कहते हैं ओवॉइड शेप होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर आप वेट देखें तो 0.5 ग्राम होता है। एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक लाइक, स्टॉक कहते हैं डंडी की तरह का स्ट्रक्चर, और उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इनफुंडिबुलम। ये बोर्ड का MCQ है कि द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड to hypothalamus with the help of stalk like structure and that stalk like structure is known as the infundibulum। हम उसे infundibulum का नाम देते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स होते हैं। एक को हम कहते हैं एंटीरियर लोब, एक को हम कहते हैं मीडियन लोब, और एक को हम कहते हैं पोस्टीरियर लोब। ये जो लिखा हुआ है ना पिट्यूटरी के आगे कि ये मास्टर ग्लैंड है, ये मास्टर ग्लैंड इसका सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर लोब है, हम उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी बताई गई है, ट्रॉपिक है, ट्रॉफिक है। बुक में बार बार इसकी कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। जैसे आप चैप्टर नंबर 25 पढ़ के आए हो, आपने वहां पे फूड चेन और फूड वेब का कॉन्सेप्ट पढ़ा, वहां पे आपने वेरियस ट्रॉफिक लेवल पढ़े, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा हार्मोन जो ट्रॉफिक यानी PHIC ट्रॉफिक हार्मोन होता है, एक ऐसा पर्टिकुलर हार्मोन होता है जो डायरेक्ट टारगेट साइट पे एक्ट करता है और उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखता है, अपना एक्शन परफॉर्म करवाता है, ट्रॉफिक PHIC। जबकि ट्रॉपिक हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो एक ग्लैंड से रिलीज हो, किसी दूसरे ग्लैंड पे एक्ट करे और वहां से हार्मोनल सिक्रीशन को कंट्रोल करवाए, हम उस हार्मोन को कहते हैं वो ट्रॉपिक हैं। यानी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से काफी सारे हार्मोन ऐसे रिलीज होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ अ ग्लैंड, वहां से काफी सारे हार्मोन ऐसे रिलीज होते हैं जो किसी दूसरे ग्लैंड पे जाके एक्ट करेंगे और वहां से हार्मोनल सिक्रीशन को कंट्रोल करवाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ये रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये अपने नाम से जाहिर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ये जाके थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करेगा और वहां से जाके थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करवाएगा। तभी TSH को आप क्या कहोगे? ये एक ट्रॉपिक हार्मोन है। तो बुक के अंदर ना जहां पे डायग्राम बनी है उसके बिल्कुल नीचे एक बात बताई गई है कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से या पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले कुछ हार्मोन प्राइमरी हार्मोन है। प्राइमरी हार्मोन के लिए जो दूसरी टर्म आप इस्तेमाल कर सकते हो वो ट्रॉफिक हार्मोन की कर सकते हो, ट्रॉफिक PHIC, यानी वो रिलीज होंगे, डायरेक्ट टारगेट साइट पे एक्ट करेंगे, अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे, उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल करेंगे टारगेट साइट की, यानी वहां से किसी हार्मोनल सिक्रीशन को रिलीज नहीं करवाएंगे। जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन एक ट्रॉफिक या प्राइमरी हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन एक ट्रॉफिक या प्राइमरी हार्मोन होता है, जबकि TSH की जो मैंने आपको एग्जांपल दी है वो एक ट्रॉपिक हार्मोन यानी PIC वाला, जबकि प्रोलैक्टिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ये ट्रॉफिक यानी PHIC, या फिर हम इसे कहते हैं ये एक प्राइमरी हार्मोन्स है, यानी ये डायरेक्ट टारगेट साइट पे एक्ट करेंगे और वहां पे जाके अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। देखो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर। ये सबसे बड़ा आपको जो लोब दिखाई दे रहा है वो एंटीरियर लोब दिखाई दे रहा है।
दरमियान में मीडियन लोब है, सबसे रिग्रेस होता है, छोटा है, और फिर पोस्टीरियर लोब है। मैं आपको इन तमाम के ना फिलहाल हार्मोन्स के नाम बता देता हूं, उनकी डिटेल आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। देखो एंटीरियर लोब से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनमें से एक हार्मोन का नाम है GH या STH। एब्रीवेशन लाजमी याद रखने हैं। आमतौर पे बोर्ड के अंदर ना पेपर बनते हुए एब्रीवेशन इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन ऐसे इस चैप्टर के अंदर ना ये इस्तेमाल होते हैं, ये अथेंटिक एब्रीवेशन है। STH सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, या जिसे आप ग्रोथ हार्मोन भी कहते हो, ये कहां से रिलीज हो रहा है? एंटीरियर लोब से। दूसरा बताया गया है TSH, T से थायराइड, S से स्टिमुलेटिंग और H से हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर है ACTH, एड्रीनो, A से एड्रीनो, C से कॉर्टिको, T से ट्रॉपिक और H से हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। उसके बाद है जिन्हें हम कहते हैं गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स, जिसमें कौन कौन से हैं? उसके अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी है, और साथ ही प्रोलैक्टिन भी है। यानी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उसके अंदर एक हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन, दूसरे हार्मोन का नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरे हार्मोन का नाम है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, चौथे हार्मोन का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पांचवें हार्मोन का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, छठे हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लिए याद रखें कि मेल के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम ICSH कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। अच्छा, मीडियन लोब का एक ही हार्मोन है, मीडियन लोब का जो हार्मोन है उसका नाम है MSH, मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। मीडियन लोब का जो हार्मोन है MSH यानी मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जबकि पोस्टीरियर लोब के दो हार्मोन्स हैं, पहले बता चुका हूं, एक का नाम ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम वेजोप्रेसिन है, और दूसरा जो हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन है। ये मैंने आपको बताया पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के नाम क्या हैं। जब हमारा अगला लेक्चर शुरू होगा देखें एक एक हार्मोन के सेपरेटली फंक्शन बताए गए हैं, उससे रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज बताई गई हैं, हम इनको स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में जो भी बात आपको समझ नहीं आई, लिंक आपको ग्रुप में शेयर होगा, जो भी बात समझ नहीं आई आप उसी ग्रुप के अंदर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर होंगे। तो थोड़ा सा आप जो है वो आदी हो जाएं ऑनलाइन लेक्चर के। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।